नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 21 सितंबर 2025। हम लोग जो है 21 सितंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आज आते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों के सामने में कौन सा है। और पहला प्रश्न जो है आपको दिवस से संबंधित है, ठीक है। और कौन सा दिवस है देख लेते हैं कि हाल ही में जो है एक दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। और यह पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है यह आपको सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर के आपको तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है आपको यह तारीख पड़ा था 20 सितंबर, है ना। 20 तारीख को जो है आपको शनिवार पड़ता है और यह जो शनिवार पड़ता है आपको सितंबर का यह तीसरा शनिवार पड़ता है। तो यह जो है एक फिक्स डेट को नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये फिक्स आपका इसका तारीख नहीं है। इसके लिए तारीख क्या 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 है? तो यहाँ दिन है। और यह दिन कौन सा दिन है? आपको सितंबर का तीसरा शनिवार है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि आपको शनिवार जो है तीसरा शनिवार सितंबर का उसमें मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। तो लाल पांडा जो है यह धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? विलुप्त होने के कगार पर है ना। और विलुप्त होने के कगार पर है तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा? संरक्षण संरक्षण करना पड़ेगा। और जब संरक्षण हम लोग इसका करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाई कहाँ कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर ये प्रजाति पाई जाती है मूल रूप से? तो मूल रूप से ये प्रजाति आपको देखने को मिलेगा पूर्वी हिमालय में। कहाँ पर देखने को मिलता है? ये पूर्वी हिमालय में देखने को मिलता है। और पूर्वी हिमालय में यदि बात करें तो किन किन देशों में? तो ये नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार और चीन के क्षेत्रों में ये आपको पाई जाती है। और इसका आकार यदि बात करें कि आकार ये किस प्रकार का दिखाई पड़ता है, तो दिखाई आपको पड़ेगा बिल्ली जितनी बड़ी, ठीक है। जैसा आप घर में देखते होंगे बिल्ली को, सेम वैसा ही आपको ये देखने को लगभग मिलता है। लेकिन ये जो होती है झबरीली धारीदार पूंछ होती है। इसका इसका जो पूंछ होता है धारीदार होता है, झबरीली होती है और ये लाल भूरी चमकदार होती है। आइए हम आप लोग को जो है सीधे तौर पर चित्र पर इसको दिखाते हैं कि ये प्रजाति पाई कैसे जाती है और दिखती कहाँ कैसे। ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये इमेज जो आपको देखने को मिल रहा है यही है आपको लाल पांडा, ठीक है। और ये जो लाल पांडा है ये धीरे धीरे क्या है? संकटग्रस्त है। और संकटग्रस्त है तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा? एक तरह से संरक्षण इसका जरूरत है, ठीक है। और इसी वजह से जो है हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाते हैं। कितने तारीख को? तो इस वर्ष पड़ा था 2025 में पड़ा था ये आपको 20 सितंबर को। और 20 सितंबर जो है आपको सीधे तौर पर है, ये आपको ध्यान रखना है कि सितंबर के तीसरे शनिवार को। कब? तो सितंबर के ये तीसरे शनिवार को। याद रहेगा ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है? तो नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार और चीन में ये पाई जा रही है। और ये जो है निशाचर होते हैं, ठीक है। निशाचर समझ रहे हैं? हिंदी में आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे निशाचर के बारे में। तो ये निशाचर होते हैं और एकांत ये प्रिय जीव होते हैं। अकेले रहना इसको पसंद होता है। और इसका जो मुख्य भोजन होता है ये क्या होता है? बांस होता है, ठीक है। जो बम्बूज होते हैं ये इनका मुख्य भोजन होता है। हालांकि ये आपको अंडे भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और कीट का भी ये भक्षण करते हैं। लेकिन खास तौर पर इसको जो पसंद होता है, क्या पसंद होता है खाने में? तो इसको पसंद होता है आपको बांस जो है इसको खास से पसंद है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय आपको रेड पांडा दिवस कह सकते हैं कि आपको सितंबर के तीसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न जो है आपको इंडेक्स से संबंधित है। क्या है इंडेक्स से संबंधित? आइए देख लेते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न है हम लोगों के सामने में कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में जो है भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सीधे तौर पर इंडेक्स आपको पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का इंडेक्स जो है आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स जो है ये कौन सा इंडेक्स है? वैश्विक नवाचार के बारे में। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है आपको 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। जब भारत को
38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो पहले स्थान पर लंबे दिनों से आपको स्विट्जरलैंड बना हुआ है। स्विट्जरलैंड जो है आपको लगातार पहले स्थान पर ये बना हुआ है। दूसरे स्थान पर यदि बात करें कि दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 3 देश क्रमशः आप याद रखेंगे कौन कौन सा देश। सबसे पहला आपको प्रथम स्थान पर कौन सा देश है नवाचार सूचकांक में, तो कौन सा देश है, तो आपको स्विट्जरलैंड। दूसरा स्थान पर कौन सा है, तो आपको दूसरे स्थान पर स्वीडन है। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो तीसरे स्थान पर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत का स्थान क्रमशः याद रखेंगे कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 38वां। इस बार 2025 में ये लगातार धीरे धीरे भारत जो है इसमें सुधार कर रहा है। 2020 में देखते हैं तो भारत किस स्थान पर था, तो आपको 48वें स्थान पर था। तो कम से कम कह सकते हैं कि 10 अंक का इसमें कह सकते हैं कि सुधार हुआ है और भारत जो है अभी जो है 38वें स्थान पर ये पहुंचा है। और कुल कितने देशों का इसमें सूची तैयार किया गया था, तो 139 देशों का। कितने देशों का, तो 139 देशों का। तो हम लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि आपको जो इनोवेशन इंडेक्स होती है, ठीक है, इसी को नवाचार और हिंदी में बोलते हैं इनोवेशन इंडेक्स को। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को सीधे तौर पर 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे भारत जो है इसमें सुधार कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न कह रहा है, ये अब देख लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। तो अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है एक दिल्ली से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए, एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो अपोलो एथेन पढ़ते हैं, और इंग्लिश में यदि पढ़ेंगे तो इसी में अपोलो एथेना लगा देंगे। इंग्लिश मान के लास्ट में ए लग जाता है तो अपोलो एथेना बोलते हैं, और हिंदी में इसलिए आपको दोनों शब्दों में लिख दिया है कि अपोलो एथेन। तो अपोलो एथेन का जो उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन कहां पर किया गया है अपोलो एथेन का, यह आपको नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर, यह नई दिल्ली में। और ये जो आपको प्रश्न है क्या है कि एशिया के पहले महिला कैंसर, है ना, तो कह सकते हैं सीधे तौर पर एशिया में जो है महिला कैंसर के केवल महिलाओं के लिए, है ना, केवल महिलाओं के लिए आपको देखने को मिलेगा एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार के लिए जो केंद्र उद्घाटन किया गया है, ये कहां पर, तो नई दिल्ली में, सीधे तौर पर नई दिल्ली में, है ना। और नई दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता है। यही इसका अपोलो एथेन का क्या करती है, उद्घाटन करती है। उद्घाटन कौन करती है, तो याद रखिएगा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में कौन है, रेखा गुप्ता है। और रेखा गुप्ता ही आपको अपोलो एथेन का उद्घाटन करती है। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो सीधी सी बात है, उद्देश्य आपको महिला लगा हुआ है तो महिला से संबंधित है, तो उद्देश्य आपको याद ही रखना होगा। यह केंद्र महिलाओं के कैंसर उपचार के लिए जो है विशेष देखभाल, चिकित्सा और आधुनिक तकनीक का ये क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा, है ना। ये सुविधा देगा खास करके किसको, महिलाओं के लिए। और महिला जो कैंसर से पीड़ित होती है उनका यहाँ पर सही तरीके से इलाज किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महिला, और महिला जो है आपको बायोलॉजी में पढ़ाया है। वैसे तो मान के चलिए कि किसी को किसी प्रकार का बीमारी हो सकता है, वो तो एक प्रकृति का देन है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन महिला जो पीड़ित होती है खास करके 2 कैंसर से ज्यादा पीड़ित होती है। कौन कौन सा, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला जो आपको देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। और जो दूसरा देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, यूट्रस के मुख पे जो है कैंसर हो जाता है। तो यूट्रस का जो भाग होता है उसको निकालना पड़ता है, वहां पर भी देखने को मिलता है यूट्रस से संबंधित कैंसर देखने को मिलता है, और ब्रेस्ट संबंधित कैंसर देखने को मिलता है। ज्यादा जो आपको देखने को मिलता है ये 2 कैंसर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एशिया के पहले है तो एशिया से संदर्भित है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से इस प्रश्न को कवर रखेंगे, है ना। और जैसे ही नाम आता है दिल्ली का, तो दिल्ली के आपको बता ही चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता। और उपराज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पर होगा उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपको दिल्ली में, 7 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जब भी राज्य से संदर्भित आएगा प्रश्न तो ये आपको बताते चलेंगे, ठीक है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है यही है रेखा गुप्ता है, और रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री है। इन्हीं के द्वारा जो है अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया है। चलिए आज का जो हम लोग सेगमेंट देखते हैं, इसका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेगमेंट का कौन सा है। तो आज के सेगमेंट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा चौथा नंबर का। ये जो प्रश्न आपको दे रहे हैं ये सबसे वीवीआई कह सकते हैं, इसको लगा लीजिएगा। और इसको आप जब भी, खास करके यदि बिहार का आप एग्जाम दीजिएगा तो बिहार के एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको सेंट्रल के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो हाल ही में
बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई है? क्या है प्रश्न कि हाल ही में बिहार की पहली है और महिला है और फीडे के तौर पर है, तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? यह बनी है मरियम फातिमा बनी है। तो बिहार से संदर्भित प्रश्न है और बिहार की पहली है, और शतरंज में कह सकते हैं कि शतरंज में यह पहली महिला मास्टर बन रही है, और यह कौन है? तो यह मरियम फातिमा है। और मरियम फातिमा आपको कहां से देखने को मिलती है? बिहार के किस जिले से? तो बिहार के आपको मुजफ्फरपुर की ये रहने वाली हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, और बिहार राज्य से कह सकते हैं कि ये पहली ऐसी महिला है जो कि फीडे मास्टर का ये खिताब जीतती है। तो फीडे मास्टर का खिताब जीतने वाली ये पहली बिहार की कौन है? मरियम आपको फातिमा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आप अच्छे से देख लीजिए मरियम फातिमा को, है ना। यही तस्वीर जो आपको देखने को मिल रहा है ये मरियम फातिमा है, और ये बिहार से मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, और फीडे कह सकते हैं कि बिहार की ऐसी पहली महिला बनी है जो कि फीडे मास्टर बनी है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है मरियम फातिमा के बारे में। उम्मीद है आप प्रश्न को अच्छे से कवर रखेंगे, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है किस राज्य में किया जाएगा? आसान सा प्रश्न है कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। यदि जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश का आप किसी प्रकार का एग्जाम देते हैं, तो मध्य प्रदेश का जब एग्जाम देंगे तो आपको नीचे तौर तक उतरना पड़ेगा। यह पार्क जो है आपको मध्य प्रदेश के धार जिले के आपको भैंसोला गांव में यह स्थित होगा, ठीक है। कहां पर होगा? धार जिले के भैंसोला गांव में इस पार्क को बनाया जाएगा, और यह पार्क जो है पीएम मित्र योजना के तहत ये कह सकते हैं कि इसका स्थापना किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय यहाँ पर सुविधा प्रदान करेगा। और ये जो पार्क है, ये पार्क में क्या होगा? ये पार्क को क्यों बनाया जा रहा है? तो ये पार्क को जो बनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सीधे तौर पर है वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना का सुविधा का विकास करना है, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि हम लोग यदि कपास उत्पादन करते हैं तो कपास से मान के चलिए कि बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, वह खास करके वस्त्र का निर्माण होता है। और जब वस्त्र आप निर्माण करते हैं कपास का, तो आपके पास ना बेचने की कपास को सुविधा है, किसान मान के चलिए कहाँ जाके बेचे, मार्केट आप उसके लिए बहुत दूर होता है। इसीलिए जो है नजदीकी तौर पर आप बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक सुविधा होगी कौन सा? पीएम आपको मित्र पार्क, जहां पर आपको सारी प्रकार की सुविधा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह जो है आधुनिक विश्व स्तरीय यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि आपको कपास से संदर्भित सभी प्रकार का सुविधा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा आने वाले दिनों में, या स्थापित किया जाएगा? ये आपको मध्य प्रदेश के धार जिले में। और यह जो है 5F फार्मूले के कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया गया। 5F फार्मूला क्या है? प्रधानमंत्री के द्वारा 5F फार्मूला लाया गया। ये क्या है? तो फॉर्म टू आपको फाइबर है, और फाइबर टू फैक्ट्री, और फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन। नरेंद्र मोदी के द्वारा देखिएगा कुछ ना कुछ आपको एक नए शब्दों का कह सकते हैं कि प्रयोग किया जाता है। जब नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत कह सकता है यह योजना जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 विजन है ना, 5 विजन प्रेरित है। और 5 विजन में क्या है? आपको सीधे तौर पर यहाँ पर है 5 नाम जो कि एफ से संदर्भित है। क्या क्या है? फॉर्म टू आपको फाइबर, और फाइबर टू फैक्ट्री, और यहाँ पर है क्या? फैक्ट्री टू फैशन, और फैशन टू फॉरेन। कैसे कैसे मान के चलिए वस्तु को जो है किसान से हम लोग खरीदेंगे और उसको विदेशी तौर पर विदेश में जाके बेचने का काम करेंगे। तो ये 5 फार्मूला है ऐप का, ठीक है। ये है आपको किससे संदर्भित? तो ये कपास जितने भी वस्त्र बनते हैं उससे संदर्भित है। तो ध्यान रखेंगे पीएम मित्र पार्क, और पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में? तो आपको मध्य प्रदेश में, याद रहेगा। इससे वहां पे क्या होगा? बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार भी मिलने की संभावना होगी। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं कि आगे क्या प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है आपको आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखेंगे कि हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये प्रश्न आपको आसानी से याद रहता है। अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। पूछा जा रहा है कि अहमदनगर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था
महाराष्ट्र में अहमदनगर, कौन सा रेलवे स्टेशन, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन। और इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया है। जब से कह सकते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है कौन सा सरकार, तो आपको बीजेपी की सरकार जहां जहां पर भी देखने को मिल रहा है, तो नाम परिवर्तन आपको खासतौर पर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी राज्य में नाम परिवर्तन देखने को मिलेगा, या शहरों का नाम परिवर्तन किया गया है, या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया गया है। इसी तरह से आपको देखने को मिल रहा है क्या, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नाम है परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया है, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है ना। तो ये जो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन किया गया है, किसके नाम पर क्या किया है, ये अहिल्या बाई होलकर के नाम पर किया गया है। तो आप लोगों को जो है हिस्ट्री में पढ़े होंगे, होलकर के बारे में पढ़े होंगे, है ना। जो पेशवा सब का जो कार्यकाल पढ़े होंगे, वहां पर आपको होलकर सब के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो होलकर जो है आपको ये देखने को मिलता है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, है ना। ये किस राजवंश से संदर्भित थी, होलकर राजवंश से। और होलकर राजवंश से इनको जो है लोक माता का दर्जा था अहिल्याबाई को, और इसी के नाम पर रखा गया है अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। अहिल्याबाई के नाम पर ही रखा गया क्या, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा कि अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन जो है आपको किसका नाम परिवर्तन करके बनाया गया है, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन करके बनाया गया है। और यह जो है किस राज्य में, तो ये भी याद रहना चाहिए ना कि किस राज्य में अहमदनगर रेलवे स्टेशन, किस राज्य में, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र में, है ना। तो महाराष्ट्र आपको जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का जो है मंजूरी, एक तरह से अधिसूचना इसका क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। तो आपको ये प्रश्न जो है दूसरी बार करवा रहे हैं। एक बार आपको जब घोषणा की गई थी उस वक्त करवाए थे, अब जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब अधिसूचना जारी की गई है तो फिर से आपको सेकेंड बार करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि अहिल्या नगर, इस तरह से जो है पहले जो आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो यहाँ पर अहमदनगर लिखा हुआ देखने को मिलता था, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अहिल्या नगर देखने को मिलेगा, अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, ये जो महाराष्ट्र में है। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको देखना है, अच्छे तौर पर देखना है, अच्छे से देखना है कि क्या है। और ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके लिए डिफिकल्ट है। यदि प्रश्न तो यहाँ पर देखने का आसान लगेगा, लेकिन ये प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो उस वक्त आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। क्या है, पॉलीमेटी मेटेलिक है, क्या है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड है, क्या है, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है, तो किस देश को मिला है, यह अपने देश भारत को मिला है। किसको मिला है, तो अपने देश भारत को मिला है। किसके लिए, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए। और पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो होती है, आपको पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जो है इसको जो है मैग्नीज न्यूडल्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मैग्नीज नोड्यूल्स के नाम से भी, यहाँ पर सॉरी मैग्नीज नोड्यूल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में। आपको ये क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम हिंद महासागर का, जो अरब सागर और कह सकता है कि प्रशांत महासागर का, सॉरी प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर का, कौन कौन सा, अरब सागर और ये हिंद महासागर का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जो देखने को मिल रहा है हिंद महासागर का, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या चीज मिक्सअप होता है, ये चट्टानी जैसी संरचना होती है, क्या होती है, ये चट्टानी जैसी संरचना होती है। और इसमें मिक्स होता है आपको क्या क्या, लोहे और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं कि संकेंद्रित इसका परत होता है। क्या क्या होता है यहाँ पर, लोहे का और मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड, ये कह सकते हैं कि आपको ये परत। तो या आपको देखिए केमिस्ट्री के साथ साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स, तो ये आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है, आपको उसके बाद करंट अफेयर्स के जोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। और इसका जो लाइसेंस कह सकते हैं कि पहला लाइसेंस मिला है, किसको मिला है, पहला लाइसेंस भारत को ही मिला है, अन्वेषण के लिए मिला है। ये जो चट्टानी जैसी संरचना देखने को मिल रहा है, ये चट्टानी जैसी संरचना आप चित्र पर देख सकते हैं, इसका चित्र पे आपको आसानी समझ में आएगा। ये चट्टानी जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, और यह कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको जो कह सकते हैं उत्तर पश्चिम का जो आपको हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इसको जो है एक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। किस रेंज के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कार्ल्सबर्ग रीज के नाम से जाना जाता है ना। किसके नाम से, ये कार्ल्सबर्ग रीज के भी नाम से ये जाना जाता है। दो प्लेट का कह सकते हैं कि यहाँ पर मिलन हो रहा है, क्या हो रहा है, दो प्लेट का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक आसपास में देखने को मिलेगा। तो ये आपको उतना अंदर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि प्लेट सब जो है आपको कब पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी जब पढ़े होंगे तो वहां पर रीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि जो प्लेट टकराती है वहां पर क्या होता है, नहीं होता है। तो ये आपको
आपको पढ़ाएंगे सर, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे द्वारा आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है कि आपको मेटेलिक सल्फाइड, ये आपको करंट अफेयर से संदर्भित प्रश्न है। और अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को मिला है? तो ये किस देश को मिला है? आपको अपने देश भारत को मिला है। याद रहेगा? याद ऐसे नहीं रहेगा, आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी में अच्छे से इसको लिख कर रखना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको याद रहेगा। और करंट अफेयर्स यदि आप आज पढ़ रहे हैं तो ये परीक्षा में आपको 3 साल के बाद भी पूछा जा सकता है। आप परीक्षा का पैटर्न आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा नहीं कि 6 महीने का आप पढ़ लीजिए स्पीडी या 1 साल का स्पीडी पढ़ लीजिए आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स बाबू ऐसे तैयार नहीं होगा। करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल का अब रखना पड़ेगा, आपको पिछले 2-3 साल का आपको आधार रखना पड़ेगा, तब जाके आपको करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार होगा और बना सकते हैं आप करंट अफेयर्स को। नहीं तो सीधे तौर पर जितना आप स्पीड में करंट अफेयर्स को पढ़िएगा, स्पीड नाम ही है स्पीड, है ना, जितने स्पीड से पढ़िएगा उतना स्पीड से आपका पीछे बैक भी हो जाएगा। जब तक आप अच्छे से करंट अफेयर्स को पढ़िएगा नहीं, आप लोग करंट अफेयर्स आप लोगों को क्या चाहिए कि एक लाइन में, वन लाइनियर में चाहिए, और वन लाइनियर आप ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। जब ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, करंट अफेयर्स नहीं बनेगा। आपको करंट अफेयर्स पर अच्छे से मेहनत करना होगा। चलते हैं, बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न भी जो है आपको बिहार से है, और आने वाले दिनों में बिहार में क्या है, चुनाव है, और जब चुनाव है तो बिहार से मान के चलिए बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आइए वहीं से एक और प्रश्न को कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं कि 2025 में पहली बार संशोधित ईवीएम मतपत्र डिजाइन का उपयोग जो है किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बिहार में। कहां पर? ये बिहार में। तो संशोधित ईवीएम आपको मत पत्र, इसका जो है संशोधन क्या क्या है, ईवीएम मत पत्र का डिजाइन का क्या 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 है, संशोधन क्या क्या है। इसमें जो है पहली बार कह सकते हैं कि इसमें दृश्यता, पठनीयता और एक रूपता पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और नए डिजाइन में क्या 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 है, रंगीन जो तस्वीर होती, उम्मीदवारों की जो तस्वीर होगी क्या होगी, रंगीन तस्वीर होगी। तो डिजाइन क्या क्या है इसमें, जो उम्मीदवार की क्या होगी, यहाँ पर रंगीन तस्वीर होगी। और फॉन्ट जो है एक मानक फॉन्ट होगा, और मानक फॉन्ट जो होगा वो फॉन्ट 30 साइज में होगा, साइज उसका रखा गया है 30, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक सीट पर कह सकते हैं कि अधिकतम 15 उम्मीदवारों की क्या होगी, एक तरह से तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, 15 उम्मीदवारों की तस्वीर देखने को मिलेगा। और साथ साथ में 15 उम्मीदवारों के साथ साथ में आपको एक और देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, नोटा का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो 16 कह सकते हैं कि आपको 15 उम्मीदवार देखने को मिलेगा, और उसके बाद उम्मीदवार के बाद क्या देखने को मिलेगा, नोटा का विकल्प आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको पढ़ना नहीं है। अब देखिए इसके बारे में आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में आपको अच्छे से याद रहे कि क्या क्या चीज प्रयोग किया गया नए डिजाइन में। यदि आप वोट करने गए होंगे तो मत पत्र का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें आप देखिएगा, पहले आपको व्हाइट मिलता था, अब जो है इसमें क्या मिलेगा, रंगीन मिलेगा, है ना। और दृश्यता क्या होगी, स्पष्ट होगी। और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। जब फॉन्ट साइज को बड़ा किया गया है, जो लिखने का होता है कौन सा पार्टी है क्या है नहीं है, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आए, दिखाई अच्छे से पड़े। और ये साइज कितना फॉन्ट रखा गया है, 30। जैसे आपको बता देते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर, ये जो आपको क्वेश्चन का जो मेरे द्वारा जो आपको प्रश्न दिया गया है, ये साइज क्या है, ये 32 का है, फॉन्ट साइज ये 32 है। और ये जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं ये आपको 28 में लिखे हैं। और ये जो आपको नीचे वाला लिखे हैं ये कितने में लिखे हैं, ये 24 में लिखे हैं। लेकिन आपको जो वहां पर देखेगा मत पत्र में क्या देखेगा, 30 का साइज देखेगा। तो 30 का साइज कह सकते हैं कि आपको ये प्रश्न देखने को मिला, लगभग इतना ही आपको कह सकते हैं इसका साइज होगा, लगभग इसी प्रकार का साइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहां पर प्रयोग किया जा रहा है, बिहार में पहली बार प्रयोग किया जाएगा संशोधित ईवीएम मतपत्र का डिजाइन। किस राज्य में, तो ये आपको बिहार में। और बिहार से आप लोग हैं तो आपको अच्छे से प्रश्न को कवर करना है। और टीचर वाला आने वाले दिनों में जो एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, तो ये सब प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग आने वाले दिनों में, बिहार में कुछ दिनों के बाद क्या है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन है तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिला, मत पत्र देखने को मिलेगा। और डिजाइन इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है डिजाइन को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है आपको एक है कि किस देश ने, क्या है प्रश्न कि किस देश ने दुर्गा पूजा 2025 के लिए भारत के लिए हिल्सा की पहली खेप भेजी है। आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा है, ये भी आप लोगों को मालूम ही है, हो सकता है कि लगता है कि कल से स्टार्ट है, जो भी हो, कल से हो या परसों से, जो भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है। और देखिए यहाँ से दुर्गा पूजा से संदर्भित प्रश्न क्या है कि किस देश ने दुर्गा पूजा 2025 के लिए भारत को हिल्सा की पहली खेप भेजी है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा, किसके द्वारा,
बांग्लादेश के द्वारा। बीच में जो है जब भी बांग्लादेश का जब सरकार परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, तो हम लोगों का जो भारत और बांग्लादेश के बीच का जो संबंध है थोड़ा सा टकराहट यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे टकराहट से तो काम चलेगा नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, आपको सुधार करना पड़ेगा, अपनी नीति में सुधार करना पड़ेगा। और इसी तहत देखते हैं कि बांग्लादेश जो है धीरे धीरे अब सुधार करने की कोशिश कर रहा है। और जब आप व्यापार किसी भी अपने पड़ोसी देशों से खास करके आपको बना के रखना पड़ेगा, संबंध अच्छा बना के रखते हैं तो आपका देश कह सकते हैं कि एक तरह से प्रगति के आगे प्रगति पर पथ पर चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किस देश ने दुर्गा पूजा 2025 के लिए भारत को हिल्सा की पहली खेप भेजी है, तो बांग्लादेश। और ये हिल्सा है क्या, सबसे पहले तो ये हिल्सा के बारे में, क्या हिल्सा जगह है, स्थान है या मिठाई है, क्या है। दुर्गा पूजा पर आप लोगों को लगेगा कि कुछ ना कुछ ये मिठाई है, मिठाई नहीं है बाबू, ये क्या है, मछली है। क्या है, मछली। यहाँ पर देखिए लिख दिया नीचे में, हिल्सा क्या है, मछली है। मछली का एक प्रकार होती है, हिल्सा मछली होती है। आइए सबसे पहले आपको मछली ही दिखाते हैं। ये जो मछली देख रहे हैं, ये मछली का जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये मछली है, हिल्सा मछली है। और ये मछली का महत्वपूर्ण योगदान है कहां पर, पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र होता है, जो पूर्वी बिहार भी कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा पूर्णिया का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जरूरत पड़ता है कौन से पर्व में, आपको दुर्गा पूजा में मछली खाया जाता है। तो यहाँ पर जो है मछली का महत्वपूर्ण योगदान होता है, हिल्सा मछली का, और मछली का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये किस पूजा में, दुर्गा पूजा में ही। तो बिहार में जो है ये मछली उतना उत्पादन नहीं किया जाता है, और इसका सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो मछली उत्पादन किया जाता है, ये हिल्सा मछली कहाँ पर, तो आपको बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस नदी में, आपको ये पूछा जा सकता है कि किस नदी में, तो ये आपको पद्मा नदी में है ना। पद्मा नदी आपको, गंगा ही आगे चलकर जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से। लेकिन वहां पर जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है हिल्सा मछली का। और वहीं से भारत के लिए कहा गया है कि पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है तो थोड़ा सा भेज दो कहां पर, तो भारत में भेज दो। और भारत के किस राज्य में, खास करके पड़ोसी राज्य में, आपको पश्चिम बंगाल में। और त्योहार के दौरान यदि भेजा जाएगा तो सांस्कृतिक महत्व यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दो देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में सद्भावना कूटनीति के तहत ये देखा जाता है। ये इसको जो मछली को जो भेजा गया है, क्या कूटनीति के तहत भेजा गया है कि कम से कम सांस्कृतिक जो सद्भावना है दोनों देशों के बीच में, ये बना हुआ रहे, मजबूत बना हुआ रहे। इसी वजह से जो है बांग्लादेश कह सकते हैं कि सद्भावना के तहत ये भेजा जा रहा है। कौन सा मछली, हिल्सा। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न क्या पूछेगा, तो प्रश्न पूछा जा सकता है सीधे तौर पर कि हिल्सा मछली का उत्पादन जो है, अच्छे क्वालिटी का जो हिल्सा मछली होती है, वो किस नदी में आपको देखने को मिलता है। तो किस नदी में देखने को मिलता है, पद्मा नदी में, जो कि गंगा का ही भाग है। लेकिन आगे जाके ये पद्मा नदी कहां पर देखने को मिलता है, आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। याद रहेगा। तो ये आपको ये सीधे तौर पर इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला प्रश्न जो है आपको जलवायु संदर्भित है। तो जलवायु संदर्भित है क्या है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस समझौते के तहत 2035 तक 62% उत्सर्जन कटौती का नया लक्ष्य घोषित किया है। तो ये किस देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है आपको 2025 के कह सकते हैं कि आधार पर 2035 तक 62% उत्सर्जन कटौती का नया लक्ष्य निर्धारित करके अपनी जलवायु महत्वाकांक्षा को क्या क्या है, उल्लेखनीय रूप से ये बढ़ाया है। तो आपको जलवायु परिवर्तन में कह सकते हैं कि आपको जो भी उत्सर्जन होती है, जैसे CO2 होता है, मोनोऑक्साइड है, ये सब जो भी गैस है, उसमें क्या किया जाएगा, कटौती करने का एक प्रयास किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जंगल में बड़े क्षेत्र में क्या हो जाती है, आग लग जाती है, जिससे बहुत सारा जलवायु को नुकसान पहुंचता है ना। और इसी वजह से जो है इस पे जोखिम को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी वजह से आपको कह सकते हैं कि 2035 तक 62% उत्सर्जन कटौती का एक नया लक्ष्य रखा है, किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के रखा, ऑस्ट्रेलिया के। अब देखिए प्रश्न आपको ऑस्ट्रेलिया भी पूछा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेरिस समझौते के तहत 2035 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन कटौती का नया लक्ष्य घोषित किया गया है। तब वहां पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 62% हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आपसे प्रश्न बनना चाहिए। और जैसे ही नाम आता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है आपको एंथोनी अल्बानीज हैं। कौन है प्रधानमंत्री, एंथोनी अल्बानीज हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है यहाँ तक ही रहेगा। लेकिन हम जो है आपसे अंत में पूछते हैं आपसे एक प्रश्न, और प्रश्न का पिछले वीडियो का क्या सही प्रश्न का जवाब है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपसे पूछेंगे एक प्रश्न। देख लेते हैं सबसे पहले जवाब क्या होता है, इसका सही जवाब क्या है पिछले वीडियो का, कि हाल ही में
किस देश में 25वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था? ये पूछा जा रहा है 25वें संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन में इसका आयोजन इस बार किया गया था और इसमें जो है भारत की तरफ से जो है भाग लिए थे कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। आइए हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है आपके लिए। तो आज का प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में, और आज के वीडियो से ये आप वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए आसान सा प्रश्न है। क्या है कि हाल ही में मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? जवाब देना है आपको, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए आप लोगों से थोड़ा सा अंतिम में बातचीत कर लेते हैं कि लंबे दिनों से आपके चैनल पर वीडियो नहीं मिल रहा था, तो कोई बात नहीं है, आज से आप लोगों को जो है कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। और जो भी प्रश्न आप लोगों से नहीं बना है तो शाम में आपके चैनल पर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एमसीक्यू हो रहा है सर के द्वारा। तो एमसीक्यू में सभी प्रश्न को आपको कवर करवा दिया जाएगा और जो प्रश्न मान के चलिए कि कवर नहीं भी हो पाएगा तो सभी प्रश्न को आपको एक दिन संडे को जो है एमसीक्यू के तौर पर लिया जाएगा और सभी प्रश्न जो भी छूटा प्रश्न है सभी प्रश्न को कवर कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।